Welcome back to the another video. So in this video we will discuss and revise the chapter 6th of class 11th physics, that is work, energy and power. So hello everyone, this is Gaurav. I hope you all are doing well. So इस वीडियो में इस चैप्टर के सभी टॉपिक्स को बिल्कुल अच्छे से रिवाइज करने वाले हैं, साथ साथ हम देखने वाले हैं हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से टॉपिक और कौन से क्वेश्चन कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और उनको अटेम्प्ट किस तरीके से करना है ताकि आपके एग्जामिनेशन में फुल मार्क्स आए। देखो चैप्टर आता है वर्क, एनर्जी, पावर और साथ साथ मतलब कि जो भी ये जो नोट्स हैं और भी सब जो हेल्पफुल आपके लिए कंटेंट है उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आप वहां से चेकआउट कर लेना। शुरू करते हैं अपना रिवीजन। देखो चैप्टर आता है हमारा वर्क, एनर्जी, पावर। सबसे पहले डिस्कस करते हैं वर्क को। वर्क का मतलब क्या होता है, जब भी आप क्या लगाते हो, किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हो और वो बॉडी क्या है वो मोशन करना स्टार्ट कर दे इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, तो वहां पर आपने क्या किया, वहां आपने क्या किया, वर्क किया है इन द टर्म्स ऑफ साइंस। देखो काम क्या है, वर्क मतलब एक तरह से काम हो गया। काम में मतलब पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हो या फिर कोई खाना खा रहा है, कुछ भी है तो वो सब काम है। बट अगर हम एक साइंटिफिक लैंग्वेज में देखें, मीन साइंस के वर्ड्स में देखें, तो वर्क कब होता है, जब भी आप फोर्स लगाते हो और वहां पर कुछ मोशन प्रोड्यूस होता है तो तब आपका माना जाता है आपने क्या किया है, काम किया है। वर्क हमारा क्या होता है, W से डिनोट करते हैं और किसके इक्वल होता है, F.S के इक्वल होता है। मींस फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करें तो वहां पर हम आता है फोर्स की वैल्यू आती है। और जो फोर्स होता है एक स्केलर क्वांटिटी होती है जिसकी यूनिट हमारी वर्क की क्या होती है, जूल हमारी होती है। ये सब कुछ आता है हमारे रिलेटेड टू वर्क। अब बात करते हैं हमारे पास जो नेचर ऑफ वर्क होता है। मींस वर्क हमारे एक तरीके से तीन तरीके से होता है, एक तो पॉजिटिव, एक नेगेटिव और एक जीरो, क्योंकि एक हमारी क्या है थीटा पर भी तो डिपेंड कर रहा है ना कि फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ से है। तो सबसे पहले आता है आपका पॉजिटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क का मतलब क्या होता है, अगर आपका जो फोर्स की डायरेक्शन है और जो आपका मोशन की जो डायरेक्शन है वो दोनों सेम डायरेक्शन में हो तो आपका जो वर्क होगा वो पॉजिटिव वर्क होगा। जैसे कि अगर हम क्या है, जो थीटा है जो मतलब कि F.S होता है, मींस F.S cos थीटा जो होता है, अगर वहां पर जो cos थीटा है वो जो थीटा है वो 0 से 90 के बीच में हो तो वहां पर हमारा वर्क क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जैसे फॉर एग्जांपल कोई आपकी बॉडी है और मैं इसको मतलब कि पुश कर रहा हूं और ये जिस तरफ मैं इसको पुश कर रहा हूं उसी डायरेक्शन में चल रही है, तो यहां पर हमारा वर्क कितना हो गया, यहां पर हमारा वर्क पॉजिटिव वर्क हो गया। बात करते हैं नेगेटिव वर्क की। नेगेटिव वर्क का मतलब होता है फोर्स हमारी इस डायरेक्शन में लग रही है और मोशन हमारा क्या अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, तो उस टाइप की वर्क को हम बोलेंगे नेगेटिव वर्क। और यहां पर हमारा एक तरीके से जो एंगल होता है वो क्या होता है, हमारा एक तरीके से 90 से क्या होता है, ग्रेटर होता है, या फिर हम बोल सकते हैं 180 से क्या होता है, स्मॉल होता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए कर सकते हैं वर्क डन बाय द ग्रेविटी। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे ऊपर फेंके तो यहां पर जो ग्रेविटी काम कर रही है इस पर, वो क्या कर रही है, वो नेगेटिव वर्क कर रही है। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो ऊपर जा रहा है बट ग्रेविटी की फोर्स किस तरफ लगती है, नीचे लगती है, तो यहां पर हो गया नेगेटिव वर्क का एग्जाम्पल। आगे बात करते हैं जीरो वर्क की। देखो जीरो वर्क कब होगा, जब आपका जो थीटा है वो 90 डिग्री के इक्वल होगा या फिर आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में से इन दोनों में से किसी एक की या फिर दोनों की वैल्यू हुई जीरो हो जाएगी, तो वहां पर आपका वर्क कितना होता है, वो जीरो होता है। अब देखो थीटा 90 होने से वर्क कैसे जीरो हो जाएगा, क्योंकि वर्क किसके इक्वल होता है, F.S cos थीटा के इक्वल होता है और cos 90 की वैल्यू हमारी जीरो होती है। इसी वजह से जो आपका अगर आप फोर्स इस तरफ लगा रहे हो और मोशन इस तरफ हो रहा है, जैसे आप सीढ़ियों पर अपने सिर पर कुछ रखकर सीढ़ियों पर चढ़ रहे हो तो वहां पर आप फोर्स मोशन आपका ऊपर हो रहा है और आपकी फोर्स मतलब एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रही है, तो वहां पर आपका क्या हो गया, जो वर्क है वो एक तरह से जीरो वर्क हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका वर्क डन। वर्क डन आपका देखो क्या होता है, मतलब आपने कुछ काम किया वो आप फोर्स लगा के करते हो, तो वहां पर फोर्स आप दो तरीके से लगा सकते हो, एक तो कांस्टेंट फोर्स जो फिक्स वैल्यू है, एक आप वेरिएबल फोर्स लगाते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं बाय कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स से आप जो काम करते हो उसकी वैल्यू होती है W F.S cos थीटा। या फिर अगर आप किसी हाइट पर जा रहे हो तो काम कर रहे हो तो वहां पर वर्क की वैल्यू होगी W mgh। ये हमारे पॉइंट आ गया। और अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को हाइट पर लेके जा रहे हो बट आप क्या कर रहे हो, आप मतलब कि mgh मतलब डायरेक्ट सीधा हाइट पर नहीं जा रहे हो, आप किसी इंक्लाइंड एंगल पर, मींस किसी एक्यूट एंगल पर हाइट पर लेके जा रहे हो, तो वहां पर आप यूज करोगे mg sin थीटा इंटू s। और sin थीटा क्या हो गया, हमारे पास क्या हो गया, एक फोर्स का कंपोनेंट हो गया साइन डायरेक्शन में, मींस y डायरेक्शन में, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। आगे बात करते हैं बाय वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स से आप कितना काम करते हो उसकी वैल्यू निकालने के लिए हम यूज करते हैं W इंटीग्रेशन F.x, जो कि x नोट से x तक हमारी वैल्यू आती है। मींस जो फोर्स है उसको हम x dx की रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं और लिमिट रख देते हैं हम अपना, जो हमारा पोजीशन चेंज हुई है 1 से सेकंड तक। और साथ साथ अगर हमें ग्राफ से निकालना है तो जो भी हमारे पास जो f dx का ग्राफ आएगा उसके नीचे का जो भी एरिया होता है वो हमें किसकी वैल्यू देता है, वो वर्क की वैल्यू देता है। ये सब कुछ आ जाता है हमारे रिलेटेड टू वेरिएबल फोर्स, मींस वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स। अब यहां पर एक पॉइंट आता है, व्हेन अ मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स वेरीज विद पोजीशन, द वर्क डन बाय सच अ फोर्स फॉर अ इनफाइनाइट डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय dw F.s। मींस जो आपका डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वो वेरी कर रही है पोजीशन से, मींस जो आप मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है फोर्स की वो पोजीशन से वेरी कर रही है, तो वहां पर आप फॉर्मूला यूज करोगे dw F.ds, ये फॉर्मूला यूज करोगे। अब वर्क जो हमारी फोर्स होती है वो भी दो
तरीके की होती है, एक तो कंजर्वेटिव फोर्स और सेकंड होती है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या होता है, वो फोर्स से जो आप काम कर रहे हो वो किसी भी पाथ पर डिपेंड नहीं करता। मींस आप चाहे ए पाथ से कर लो, बी पाथ से, किसी भी रास्ते से कर लो, मतलब किसी भी पाथ से आप वो काम कर लो, वहां पर जो वर्क डन होगा एक तरीके से जो फोर्स वर्क डन होगा वो क्या होगा, इक्वल ही होगा, वहां पर कुछ भी चेंज नहीं आएगा। उस टाइप की फोर्स को हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब होता है इफ द वर्क डन डिपेंड्स अपॉन पाथ, मींस आप किस पाथ से काम कर रहे हो, किस तरीके से काम कर रहे हो, अगर वर्क डन उस पर डिपेंड कर रहा है तो वहां पर जो फोर्स लग रही है वो क्या होगी, वो नॉन कंजर्वेटिव होगी। जैसे फ्रिक्शन और वेलोसिटी वाली, विस्कोसिटी वाली फोर्स होगी वो हमारी नॉन कंजर्वेटिव होती है, और ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होती है वो कंजर्वेटिव होती है क्योंकि वो पाथ पर डिपेंड नहीं करती। बात करते हैं नोट पॉइंट की। नोट पॉइंट का मतलब क्या है, यहां पर है जो वर्क डन है कंजर्वेटिव फोर्स में एक क्लोज लूप में वो उसकी वैल्यू क्या होती है, वो 0 होती है। और वर्क डन की वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, हम निकाल सकते हैं बाय द डिफरेंसिंग पोटेंशियल एनर्जी। अगर हम पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस ले लें और उसको नेगेटिव कर दे तो वहां पर हमारी क्या आ जाएगी, वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी। अगर हमारा वहां पर फोर्स कंजर्वेटिव हो तो जो हम लिख सकते हैं W इक्वल टू माइनस का डेल्टा पी हम वैल्यू लिख सकते हैं। साथ जो वर्क डन होता है एक तरीके से वो हमारा 0 होता है, कब, अगर हमारा पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस भी हमारा क्या हो, 0 हो। तो ये सब कुछ आ जाता है हमारा रिलेटेड टू फोर्स। अब बात करते हैं, अब सेकंड टॉपिक आता है हमारा एनर्जी। देखो एनर्जी का मतलब क्या होता है, एनर्जी सिंपल क्या है, कैपेसिटी टू डू वर्क, मतलब आप काम करने की जो आपकी ताकत है, क्षमता है, उसको हम बोलेंगे कैपेसिटी। दो तरीके, मतलब एक पहले तो इसका वो देख लेते हैं, ये क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है जिसकी यूनिट हमारी होती है, एनर्जी की सेम यूनिट होती है हमारी जूल, या फिर हम इसको यूज कर लेते हैं कभी कभी कैलोरी भी हम यूज कर लेते हैं, या फिर किलोवाट आवर हम कभी कभी यूज कर लेते हैं। बाकी मेनली तो हम जितनी भी एनर्जी और वर्क होगा वो सबकी यूनिट क्या होगी, जूल ही होगी। आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ एनर्जी की। यहां पर हमारे पास है सबसे पहले मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल मतलब जो मैकेनिकल मीन्स से हो, मीन्स शेप, साइज या फिर पोजीशन की उससे आपकी जो एनर्जी होती है उसको हम बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी, जो कि दो टाइप की होती है, एक तो पोटेंशियल एनर्जी, दूसरी होती है हमारी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी आपकी कहां पर होगी, जब भी आपकी बॉडी कोई मोशन कर रही होगी तो वहां पर उसके अंदर कौन सी एनर्जी आ जाएगी, उसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी, वो होगी हमारी काइनेटिक एनर्जी। और अगर आपकी बॉडी उसकी बॉडी की शेप, साइज, उनमें कोई चेंज आया या फिर पोजीशन में कोई चेंज आया तो वहां पर आपकी कौन सी एनर्जी एक्टिव होती है, वहां पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी एक्टिव होती है। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होती है हमारी k इक्वल टू हाफ mv²। और जो काइनेटिक एनर्जी और जो मोमेंटम का रिलेशन होता है कई बार न्यूमेरिकल्स में काम आ जाता है, जो कि होता है p इक्वल टू √2m के हमारा रिलेशन होता है। आगे बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। देखो पोटेंशियल एनर्जी को अगर हम डीपली समझे तो उसका मतलब होता है द एनर्जी विच एग्जिस्ट ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द सेम बॉडी और द डिफरेंट बॉडी। मींस जो एक हमारी बॉडी है उसके अंदर पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स से मिलकर हमारी सब चीजें बनी हुई हैं, तो जो पार्टिकल्स है उनके बीच की जो इंटरेक्शन होता है उसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। वो सेम बॉडी के बीच में भी हो सकता है, या फिर दो बॉडी है, उन दोनों के जो बॉडी के पार्टिकल्स है, डिफरेंट बॉडीज के जो पार्टिकल्स है उनके बीच का जो इंटरेक्शन है वो भी हमारा पोटेंशियल एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकता है। अब बात करते हैं जो सेम जो बॉडी है, मींस एक तरीके से सेम एक बॉडी है, उसके अंदर जितने भी सेम पार्टिकल्स है उनके बीच की जो इंटरेक्शन होगी, उनके बीच की जो एनर्जी होगी उसको हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी, या फिर हम बोलते हैं सेल्फ एनर्जी। और जो हमारी डिफरेंट बॉडी है उनके अंदर जो पार्टिकल्स है उनके अंदर का जो इंटरेक्शन होगा, मतलब कि एक बॉडी ये होगी, दूसरी बॉडी ये हो गई, और इसका पार्टिकल आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो वहां पर उस एनर्जी को हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी या फिर एक्सटर्नल एनर्जी। ये हमारा पॉइंट आता है। और जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी होती है वो इंटरनल प्लस एक्सटर्नल करके हमारी आती है, मींस सेम पार्टिकल में भी और जो डिफरेंट पार्टिकल्स में भी, इन सब जो टोटल इंटरेक्शन हो रहा है उसको अगर हम सम कर दे तो हमारे पास टोटल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ जाती है। आगे बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली दो फॉर्म्स में होती है, एक तो हमारी क्या होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और दूसरी होती है हमारी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो हमारी एक तरह से अर्थ लगा रही है, और इलास्टिक मतलब कोई रबड़ बैंड है, कुछ भी है, तो अगर हम उसको खींचते हैं तो अगर छोड़ देते हैं तो वापस अपनी शेप में चला जाता है। तो शेप में कैसे चला गया, क्योंकि इसकी इंटरनल एनर्जी थी जो कि मतलब कि उसको फोर्स करती है अपनी ओरिजिनल शेप में आने के लिए। ये सब कुछ आ जाता है हमारा रिलेटेड टू पोटेंशियल एनर्जी। अब बात करते हैं मास एनर्जी रिलेशन। देखो मास और जो एनर्जी है वो आपस में क्या होते हैं, रिलेट करते हैं। जैसे आइंस्टीन की जो फेमस इक्वेशन है E इक्वल टू mc², उससे रिलेटेड, मींस जो एनर्जी है उसको हम मास में कन्वर्ट कर सकते हैं और मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर इसका एग्जाम्पल है तो सिंपल, अगर मास को हमें एनर्जी में कन्वर्ट करना है तो बेसिक सा एग्जाम्पल आप क्या करो, कोयल लो, या फिर मतलब कि क्या करो, लकड़ी लो, मतलब 1 kg कुछ भी ले लो, 1 kg लकड़ी ले लो, उसको जला दो, यहां पर आपकी क्या बन जाएगी, यहां पर आपकी बन जाएगी मतलब एक तरीके से एनर्जी बन जाएगी, जो कि हीट एनर्जी बन जाएगी। मींस आपने मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। सिंपल सा एग्जांपल हो गया। और अगर आप मतलब इसको
इलेक्ट्रॉन मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक्स एक माइक्रोस्कोपिक फॉर्म पे देखो तो जो आपका क्या होता है, जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है पॉजिट्रॉन होता है, मींस नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, ई नेगेटिव और ई पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जब भी आपके क्या करते हैं पास पास आते हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, वो दोनों मिलके प्रोड्यूस करते हैं गामा रेज। गामा रेज क्या होती है, एक तरह से एनर्जी होती है। तो दो मास पार्टिकल ने क्या प्रोड्यूस कर दी, एनर्जी प्रोड्यूस कर दी, मींस मास से हमारी यहां पर क्या प्रोड्यूस होगी, हमारी यहां पर एनर्जी प्रोड्यूस होगी। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पेयर एनहिलेशन, हम प्रोसेस बोलते हैं, मींस जब इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन आपस में मिलकर गामा रेज को प्रोड्यूस करते हैं उसको बोलते हैं पेयर एनहिलेशन। नेक्स्ट बात करते हैं एनर्जी को मास में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहां पर क्या होगा, जब भी जो हमारी जो गामा रेज थी, तो गामा रेज अगर किसी हैवी न्यूक्लियस के पास जाएंगी तो हैवी न्यूक्लियस इसको एब्जॉर्ब कर लेता है और अपने अंदर से दो पार्टिकल्स को क्या करता है, इजेक्ट करता है, जो कि होते हैं इलेक्ट्रॉन और हमारा पॉजिट्रॉन। तो यहां पर क्या हुआ, एनर्जी से हमारा किस एनर्जी का कन्वर्जन किस चीज में हो गया, हमारा पार्टिकल्स मींस मास पार्टिकल्स में कन्वर्जन हो गया। तो यहां पर एनर्जी को मास में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसको मतलब इस प्रोसेस को जो एक तरीके से इलेक्ट्रॉन गामा रेज हमारी पार्टिकल्स में कन्वर्ट होगी, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पेयर प्रोडक्शन। ये हमारा प्रोसेस होता है। इसमें मतलब कि ये हमारे हाथ में नहीं होता, एक तरीके से मतलब कि बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होता है। आगे बात करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, मींस इसका डेरिवेशन और इसकी जो स्टेटमेंट है वो आपके एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा चांस हो सकते हैं उसके आने के, और से जो न्यूमेरिकल है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आगे बात करते हैं जो कि वर्क एनर्जी थ्योरम है, इसका मतलब है कि इट स्टेट दैट द वर्क डन बाय अ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द चेंज प्रोड्यूस इन अ काइनेटिक एनर्जी। मींस जो भी बॉडी पर वर्क हुआ है वो किसके इक्वल होगा, जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हुआ है उस बॉडी में उसके इक्वल होगा। मींस फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। ये हमारा पॉइंट आता है। ये सब कुछ आ जाता है हमारा रिलेटेड टू एनर्जी। अब हमारा चैप्टर का लास्ट टॉपिक आता है जो कि आता है हमारा पावर। देखो पावर का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। आप कितने टाइम से मतलब कितना वर्क जो वर्क कर रहे हो, काम कर रहे हो, किस स्पीड से, एक तरीके से कितने टाइम में कितना काम कर रहे हो, उसको हम बोलते हैं पावर। जो कि पावर किसके इक्वल हो गया, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। एक होती है हमारी इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस पावर मतलब आप लगातार कोई काम कर रहे हो तो एट एन इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पर आपने कितनी पावर यूज की, कितनी पावर आप लगा रहे हो, तो वो होगी हमारी इंस्टेंटेनियस पावर, जिसको हम वैल्यू निकालते हैं पावर इज इक्वल टू एफ डॉट वी के हेल्प से हम इंस्टेंटेनियस पावर निकाल सकते हैं। जो हमारी वी होगी वो वेलोसिटी होगी और एफ मतलब हमारा फोर्स। जो पावर होती है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है जिसकी यूनिट हमारी क्या होती है, वोट होती है, और बिगर यूनिट हमारी किलोवोट हमारी यूज कर सकते हैं। इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है ml/t-3 हमारा फॉर्मूला होता है। बाकी जो किलोवोट आर है वो बेसिकली हमारी कमर्शियल यूनिट होती है, जो कि इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री है वहां पर यूज होती है, जिसको हम 1 यूनिट भी बोलते हैं। और जो 1 यूनिट है मींस 1 किलोवाट आर है वो किसके इक्वल होता है, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल के इक्वल होता है। और साथ साथ एक और रिलेशन होता है हॉर्स पावर। हॉर्स पावर का मतलब क्या होता है, जो आपकी कार्स में और मतलब इंजन्स में यहां पर यूज होती है हॉर्स पावर, उसका मतलब क्या होता है 746 हमारे वोट के इक्वल होती है 1 हॉर्स पावर। ठीक है पॉइंट। चलो आगे बात करते हैं। एक नेक्स्ट टॉपिक आता है कोलिजन, एक सेपरेट टॉपिक है कोलिजन। कोलिजन आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहां से जो भी डेरिवेशन एग्जाम में ज्यादा चांसेस होते हैं आने के वो मैं आपको बताऊंगा। देखो कोलिजन का मतलब क्या होता है, एक तरीके से दो बॉडी का आपस में टकराना या फिर दो बॉडी जो है वो आपस में इंटरेक्ट कर रही है, उसको हम बोलते हैं कोलिजन। कोलिजन दो तरीके से हो सकता है, एक तो इनइलास्टिक कोलिजन और एक होता है हमारा इलास्टिक कोलिजन। और जो ये इंटरेक्ट कर रही है बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड ऑफ के इंटरवल के लिए कर रही है, मींस दो बॉडी थी आपस में टकराई और फिर अपना अपना रास्ते चल दी, तो ये क्या हो गया, कोलिजन हमारा हो गया। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कोलिजन, एक इनइलास्टिक और एक हमारा इलास्टिक कोलिजन आता है। इनइलास्टिक में हमारे पास जो मोमेंटम है वो क्या रहता है, कंजर्व रहता है, और इलास्टिक में भी हमारा मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है। बट इनइलास्टिक में हमारी जो काइनेटिक एनर्जी वो कंजर्व नहीं रहती। जो इलास्टिक कोलिजन है उसमें हमारी काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है। जो टोटल एनर्जी है इनइलास्टिक में कंजर्व तो रहती है बट कन्वर्ट हो जाती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, और जो हमारी इलास्टिक में उसमें टोटल एनर्जी कंजर्व ही रहती है। बात करते हैं जो इनइलास्टिक में जो फोर्स यूज होती है वो होती है नॉन कंजर्वेटिव, और जो इलास्टिक जो हमारा कोलिजन है उसमें हमारी जो फोर्स एक्ट होती है वो हमारी कंजर्वेटिव फोर्स होती है। और यहाँ पर जो इनइलास्टिक में जो मैकेनिकल एनर्जी है वो हीट एनर्जी और साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, और इनइलास्टिक में जो मैकेनिकल एनर्जी है वो भी हमारी क्या रहती है, एक तरह से कंजर्व रहती है। ये सब कुछ एग्जाम्पल आ जाते हैं इनइलास्टिक और इलास्टिक के एग्जांपल। अब बात करते हैं इलास्टिक कोलिजन इन 1D, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो डेरिवेशन ये पक्का आता है और इससे न्यूमेरिकल भी चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इन इलास्टिक कोलिजन इन 1D का मतलब है कि आपके पास दो बॉडी थी, दो बॉडी का एक फर्स्ट बॉडी सेकंड बॉडी, फर्स्ट बॉडी का मास m1 और दूसरी बॉडी का m2, इनिशियल वेलोसिटी u1 एंड u2, ये दोनों बॉडी
क्या करती हैं, आपस में इंटरेक्ट करती हैं, मींस कोलाइड करती हैं। तो जो कोलाइड करने के बाद इनका जो मास है वो तो सेम रहता है m1 m2, बट इनकी जो स्पीड है वो चेंज हो जाती है, v1 और v2 हमारी हो जाती है। तो यहाँ पर हम एक रिलेशन बनाते हैं इन दोनों के बीच में कि जो बिफोर द कोलिजन जो टोटल मोमेंटम दो और जो आफ्टर द कोलिजन जो टोटल मोमेंटम है वो दोनों आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। कि मींस m1 u1 प्लस का m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस का m2 v2 हमारी वैल्यू आती है। मींस टोटल मोमेंटम बिफोर द कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन। और ये हमारा क्या बताता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का लॉ भी देता है। ये सब हमारी वैल्यू आ जाती है इससे। अब यहां से एक फॉर्मूला आता है जो कि आप डायरेक्ट एग्जामिनेशन में यूज कर सकते हो। अगर आप ये याद कर लोगे तो आपके लिए काफी हेल्पफुल हो जाएगी, वरना आपको वहां पर डेरिवेशन में से निकालना पड़ेगा। देखो यहां पर आता है, अगर दो बॉडी आपस में इलास्टिक कोलिजन कर रही हैं तो वहां पर जो फाइनल वेलोसिटी होगी फर्स्ट बॉडी की वो कितनी होगी, या फिर सेकंड बॉडी की फर्स्ट सेकंड। अब वेलोसिटी तो चेंज हो रही है ना, मास तो वो फिक्स है। तो फर्स्ट और सेकंड बॉडी की वेलोसिटी निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला आता है v1 इज इक्वल टू u1 m1 माइनस का m2 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस 2 m2 u2 m1 प्लस का m2। ये हमारी वैल्यू आती है फर्स्ट वेलोसिटी के लिए, मींस फर्स्ट फाइनल वेलोसिटी, फर्स्ट बॉडी की फाइनल वेलोसिटी निकालनी है तो। और अगर आपको सेकंड की निकालनी है तो इस पूरे जो हमारी इक्वेशन है, इस पूरे फॉर्मूले में आप जहां पर 2 है वहां पर 1 लिख दो और जहां पर 1 है वहां पर 2 लिख दो। अब देखो इसको याद कैसे करोगे, याद करने के लिए अगर देखो आप फर्स्ट बॉडी की फाइनल वेलोसिटी निकाल रहे हो तो आप इनिशियल वेलोसिटी भी फर्स्ट बॉडी की ले रहे हो और फर्स्ट बॉडी के मास में से सेकंड बॉडी का मास कन्वर्ट कर रहे हो। और जो सेकंड वाली टर्म है उसमें आप जो मास ले रहे हो सेकंड बॉडी का, इनिशियल मास ले रहे हो, इनिशियल स्पीड ले रहे हो सेकंड बॉडी की। तो ये आप ऐसे याद रख सकते हो। अगर यहां पर आप सेकंड बॉडी की निकालोगे तो आप जो इनिशियल वेलोसिटी लोगे फर्स्ट वाली टर्म में वो सेकंड बॉडी की लोगे और सेकंड बॉडी के मास में से फर्स्ट बॉडी का मास कन्वर्ट करोगे। नीचे तो सेम ही है m1 प्लस m2, वो तो m1 प्लस m2 कर लो या m2 प्लस m1 कर लो, एक ही बात है। सेकंड टर्म में आप क्या कर दोगे, अगर आप सेकंड बॉडी के लिए निकालोगे मास फर्स्ट बॉडी का ले लोगे और जो इनिशियल वेलोसिटी है वो भी फर्स्ट बॉडी की ले लोगे, मींस जिसकी आप निकाल रहे हो। ये सब कुछ आ जाता है इलास्टिक कोलिजन इन 1D। अब यहां पर कुछ केसेस की बात करते हैं जो भी आप ये भी आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। केसेस में क्या होता है, इफ द बोथ द बॉडी हैव द सेम मास, अगर दोनों बॉडी का क्या है सेम मास है और वो टकराती हैं तो वहां पर हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी हो जाती है फर्स्ट बॉडी की वो किसके इक्वल हो जाती है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉडी के, और जो फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉडी हो जाती है वो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी के इक्वल हो जाती है। मींस v1 इज इक्वल टू u2 एंड v2 इज इक्वल टू u1 हमारा हो जाता है। नेक्स्ट आता है व्हेन द मास आर सेम बट फर्स्ट बॉडी इज इन मोशन एंड सेकंड इज इन रेस्ट। मींस फर्स्ट बॉडी तो मोशन में थी, सेकंड रेस्ट में थी और फर्स्ट बॉडी ने इस पे आके टकराया तो यहां पर हमारे पास जो v1 मींस फर्स्ट बॉडी की जो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी वो हमारी 0 हो जाएगी। मींस ये चल के आ रही थी तो ये चल के आ रही थी तो ये रुक जाएगी और ये चलना स्टार्ट कर देगी। और जो हमारे पास सेकंड बॉडी की जो फाइनल वेलोसिटी होगी इस वाली की, ये इसकी क्या हो जाएगी, इसकी हमारी वो वेलोसिटी हो जाएगी जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी, मींस v2 इज इक्वल टू u1 हमारा आ जाएगा। आगे बात करते हैं व्हेन अ लाइट बॉडी कोलाइड्स अगेंस्ट अ हैवी बॉडी। मींस ये एक हैवी बॉडी थी और एक लाइट बॉडी आई और इससे टकराई तो यहां पर हमारा क्या होगा, ये लाइट बॉडी ये भी रुक जाएगी तो हमारे पास वहां पर क्या होगा, जो v1 मींस इनिशियल रुक क्या जाएगी, टकरा के एक तरीके से वापस हो जाएगी। तो यहां पर जो इनिशियल फाइनल वेलोसिटी होगी फर्स्ट बॉडी की जो कि लाइट बॉडी है उसकी क्या हो जाएगी, v1 इज इक्वल टू माइनस का u1 हमारा हो जाएगा। मींस जिस स्पीड से आ रही थी उतनी स्पीड से वापस चली जाएगी। और जो v2 होगा वो फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉडी मींस हैवी बॉडी वो तो हमारी 0 ही रहेगी क्योंकि उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, इसका उल्टा केस लेते हैं। एक लाइट बॉडी थी और एक हैवी बॉडी बहुत तेजी से आती है उस पर टकराती है तो क्या होगा। अब यहां पर जो इनिशियल फाइनल वेलोसिटी होगी हैवी बॉडी की वो इनिशियल जितनी थी उतनी ही रहेगी। क्यों, क्योंकि तो लाइट बॉडी पे टकरा रही है तो उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मींस v1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, u1 आ जाएगा। बात करते हैं जो इसकी सेकंड मींस जो लाइट बॉडी थी उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो जब इस पर हैवी बॉडी टकराएगी तो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी वो डबल हो जाएगी इसकी इनिशियल वेलोसिटी के। मींस अगर ये 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा था तो अब ये 10 से टकराने के बाद ये वाली जो है लाइट बॉडी है 10 मीटर पर सेकंड से चलना लग जाएगा। मींस v2 इज इक्वल टू 2u1 हमारा आ जाएगा। ये सब हमारे पॉइंट आते हैं रिलेटेड टू कोलिजन। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है जो कि वैसे तो काफी इंपॉर्टेंट है बट ये हमें बनानी आनी चाहिए। जैसे 1 जूल क्या है, वर्क डन है। तो व्हेन द फोर्स ऑफ 1 न्यूटन डिस्प्लेस अ बॉडी 1 मीटर देन इट इज नोन एज द वर्क डन इज नोन एज 1 जूल। इस तरीके से आप डेफिनेशन बना सकते हो। अगर आपको यूनिट डेफिनेशन बनानी है जो भी फॉर्मूले में सबकी वैल्यू 1 रख दो, वहां से आपकी 1 यूनिट की वैल्यू बन जाएगी। जैसे वर्क अर्ग 1 अर्ग की वैल्यू होगी, यहाँ पर हम अपना जो फोर्स है वो न्यूटन की जगह टाइम में ले लेंगे और जो डिस्प्लेसमेंट हुई है मीटर की जगह सेंटीमीटर में ले लेंगे। आगे बात करते हैं स्प्रिंग कॉन्स्टेंट। स्प्रिंग कॉन्स्टेंट का मतलब होता है फोर्स अप्लाइड टू प्रोड्यूस अ यूनिट एक्सटेंशन। अगर मेरे पास कोई स्प्रिंग है, यहां पर तो अभी नहीं रखा,
चलो कोई स्प्रिंग है, आप डायग्राम में देख लो, स्प्रिंग में अगर हम थोड़ा सा इसको खींचें तो मतलब कितना फोर्स लगाएं कि इसमें एक यूनिट एक्सटेंशन आ जाए, उसको हम बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, जिसकी जो यूनिट होती है वो न्यूटन मीटर हमारी होती है स्प्रिंग कांस्टेंट की। आगे बात करते हैं 1 वोट। 1 वोट मतलब कि व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकंड इज नोन एज 1 वोट। नेक्स्ट एक वर्ड टर्म आती है एनहिलेशन। एनहिलेशन जैसे हमने पेयर प्रोडक्शन और हमने वो किया था अपना मास एनर्जी रिलेशन, वहीं से आता है प्रोसेस इन विच एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मास, उस टर्म को हम बोलते हैं एनहिलेशन, हम बोलते हैं। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, ये सब कुछ आ जाता है हमारा चैप्टर 6 से रिलेटेड वर्क एनर्जी एंड पावर। इससे बाहर आपका कोई भी टॉपिक एग्जामिनेशन में नहीं आएगा, और जो क्वेश्चंस और एक तरीके से जो टॉपिक हमने किए हैं अगर आप वो अच्छे से कर ले तो इस एक वीडियो को देखने के बाद आप थोड़ा सा ये नोट्स पढ़ लो, और अब जो आपके एनसीईआरटी के थोड़े से क्वेश्चन है और जो लास्ट ईयर के पेपर हैं अगर मिल जाए तो अगर उनकी प्रैक्टिस कर लो तो आप एग्जाम में क्या फुल मार्क्स आसानी से ला सकते हो। बाकी आपको ध्यान रखना है जो भी आपको एग्जाम देना है वो बिल्कुल साफ साफ तरीके से डेरिवेशन करोगे, बिल्कुल क्लियर वे में करना और हर एक वैल्यू को ध्यान से लिखना। बाकी इस वीडियो में या फिर किसी भी सब्जेक्ट में आपसे रिलेटेड अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, या फिर हमको इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, उसका सोल्यूशन हम वहाँ पर आपको प्रोवाइड करा देंगे। बाकी हेल्पफुल कंटेंट जो बहुत सारा है वो आप चैनल पर पहले से अपलोडेड है, क्लास 11 फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के लिए, और भी स्पेशल वीडियोज आपके लिए वो वहाँ से डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। बाकी ये वाली वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक जरूर कर देना और जाते वक्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।